गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस सब्जेक्ट का जिक्र करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, इसमें डिटेल्ड कंटेंट्स लिख रहा है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपका फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, मतलब ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आज ये इंट्रोडक्शन का जितना आपका ये चैप्टर है ये आज फिनिश कर देंगे हम। ठीक है ना, तो आज का ये टॉपिक यहाँ तक ही है। दूसरा जो आपका जो चैप्टर रहेगा वो है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तीसरा है आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड, और चौथा है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स। पांचवा है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, और छठा है आपका फ्लो थ्रू पाइप्स, है ना, हाइड्रोलिक सिस्टम, वाटर टर्बाइन एंड पंप्स, है ना, और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स लास्ट चैप्टर आपका। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि हाइड्रोलिक्स क्या है। क्या देंगे? हाइड्रोलिक्स क्या है। तो क्या है, इस विषय के अंतर्गत हम द्रवों के यांत्रिक गुणों, जो हमारा जो द्रव है, लिक्विड है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, द्रवों के प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, प्रवाह का मापन, मेजरमेंट ऑफ फ्लो, दाब मापन तथा द्रव चालित मशीनों आदि का अध्ययन करती हैं। किस विषय में? हाइड्रोलिक्स में। क्या क्या अध्ययन करती हैं? इसके यांत्रिक गुणों, द्रवों के प्रवाह, द्रवों का मापन, दाब मापन तथा द्रव चालित मशीनों का अध्ययन करती हैं, है ना। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि हम हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या होता है? जो हाइड्रोलिक मशीनों को चलाता होगा वही तो हाइड्रोलिक फ्लूइड है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। वे तरल जिनके द्वारा शक्ति या ऊर्जा को द्रव चालित मशीनों में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र किया जाता है, वे हाइड्रोलिक फ्लूइड कहलाती हैं। मतलब जो वे तरल जिनके द्वारा उनकी शक्ति या ऊर्जा को द्रवचालित मशीनों में ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक फ्लूइड कहते हैं। साधारण द्रवचालित तरल खनिज तेल मतलब मिनरल ऑयल्स या जल पर आधारित होते हैं। हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग पावर स्टीयरिंग सिस्टम, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल मशीनरी और लिफ्ट आदि में किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, जो आपका सिलेबस में दे रखा है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड है, इसमें आपका संपीड़ितता या दबाने की सुगमता के आधार पर, इसमें दो प्रकार का होता है ये, द्रव और गैस एंड वेपर, है ना। तो संपीड़ित द्रव क्या होता है? द्रव को असंपीड़ित तरल भी कहा जाता है, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता। मतलब जब हम इस पर प्रेशर क्रिएट करते हैं तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो नगण्य माना जाता है, इसमें परिवर्तन नगण्य माना जाता है। ये वे तरल होती हैं, द्रव जो हैं लिक्विड, ये वे तरल होती हैं जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता तथा इन पर ताप परिवर्तन का प्रभाव कम होता है। मतलब ताप का भी प्रभाव कम होता है और इनको दबाया भी नहीं जा सकता, मतलब ये नगण्य परिवर्तन करती हैं इनके द्वारा। गैस तथा वाष्प में क्या है? गैसों को संपीड़ित तरल भी कहा जाता है, मतलब इनको दबाया जा सकता है। किनको? गैसों को या वाष्प को, गैस या वेपर को। तथा ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ताप परिवर्तन का प्रभाव अधिक पड़ता है इन पे, है ना। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ये एक्सपेंस करेंगे। इनका घनत्व तो कम होता है, इनमें मुक्त सतह नहीं होती है, जबकि द्रव में मुक्त सतह होती है ना। कितने आधार पर बता दिए हमने आपको? अभी पहला आधार बताया कि संपीड़ित या दबाने की सुगमता के आधार पर द्रव हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो हमारा तरल होता है वो दो प्रकार का होता है, द्रव और गैस। अब सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर हमारा जो तरल होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? वास्तविक तरल और आदर्श तरल। वे तरल, वास्तविक तरल क्या होती हैं? वे तरल जिनमें श्यानता और पृष्ठ तनाव का गुण होता है, मतलब इनकी जो द्रव की जो लेयर होती हैं वो आपस में जब इनको जब फ्लो कराया जाता है तो आपस में उनमें फ्रिक्शन होता है, मतलब प्रवाह का विरोध करती हैं। ये द्रव क्या है? ये प्रवाह का विरोध करता है ना। और
ये जो इसमें सबसे मतलब यही प्रवाह का विरोध करने का मतलब है किसी भी कण के विस्थापन में कुछ ना कुछ प्रतिरोध अवश्य उत्पन्न होता है जिससे प्रवाह का विरोध करता है ना। और इसमें पृष्ठ तनाव का भी गुण होता है, ठीक है। और जो आदर्श तरल होते हैं ना तो उनमें श्यानता का गुण होता है, ना पृष्ठ तनाव का गुण होता है, ना संपीडिता मतलब कंप्रेसिबिलिटी, उनको दबाया भी नहीं जा सकता है ना। लेकिन ऐसा तरल संभव है कोई नहीं है, क्योंकि आइडियल कुछ चीज़ है ही नहीं। न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर, न्यूटन के श्यानता नियम के आधार पर ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। मतलब एक हिंदी में बोलेंगे इसको न्यूटनी और अन्यूटनी फ्लूइड। न्यूटनी फ्लूइड क्या होते हैं? ये वे तरल होते हैं जिनमें कर्तन प्रतिबल, कर्तन विकृति की दर या वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। कर्तन प्रतिबल मतलब टाउ इक्वल टू डी यू अपन डी वाई, यहाँ पे कर्तन विकृति होती है कि दर के समानुपाती होता है। ये आगे भी टॉपिक आएगा, इसको और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ऐसे अनिन्यूटनी में क्या है कि जो कर्तन प्रतिबल है वो कर्तन विकृति की दर के या वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है, और न्यूटनी में होता है। देखो ये इसका थोड़ा सा मैंने वेलोसिटी वेग प्रवणता, तरल की वेग प्रवणता का एक ये दिखाया है मैंने करके। देखो मैंने वेग प्रवणता बताया था ना, डी यू अपन डी वाई, और कर्तन प्रतिबल को हम करते हैं टाउ से प्रदर्शित। तो ये इस तरह से आदर्श जो तरल होता है वो कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होता है। देखो मैंने यही तो बोला है अभी, जो आदर्श तरल होता है जो इसके समानुपाती नहीं होता है। देखिए न्यूटनी तरल, अन्यूटनी तरल क्या है? न्यूटनी तरल मैंने अभी बताया था आपको, वे तरल जिनमें कर्तन प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? कर्तन प्रतिबल और वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, और अन्यूटनी नहीं होता। देखो तो इसका डी डायग्राम बिल्कुल अलग है। और आदर्श तरल हमारा देखो थोड़ा सा और ऊपर है इसमें, ठीक है ना। तरल पदार्थों के गुण, ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे ऑप्शनल आ रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत समझना आपको जरूरी है, इसलिए आपको ये बताया गया है। तरल पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जिनमें कुछ प्रमुख हैं। ताप तथा दाब का प्रभाव। देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो द्रव जो होते हैं उनमें दाब का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, नगण्य प्रभाव होता है, तो उसको हम मान ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत प्रभाव होता है, जब ज़्यादा दाब डालेंगे तो तब थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा उसके आयतन में, ठीक है ना। ऐसे ताप में परिवर्तन करेंगे तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसको भी नगण्य मान लेंगे। द्रव पर और गैसों पर दाब का भी प्रभाव पड़ेगा और ताप का भी प्रभाव पड़ता है। जब दाब बढ़ेगा तो गैसों का आयतन कम होगा, और ताप बढ़ेगा तो गैसों का आयतन बढ़ता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है? किसी तरल के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। रो इक्वल टू, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू एम अपॉन बी। एम क्या है यहाँ पे? मास, और वी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। तो इसका मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक भार, किसी तरल का आपेक्षिक भार उस तरल के भार तथा उसके आयतन के अनुपात को कहते हैं। भार मतलब कैपिटल डब्ल्यू और अपॉन वी, है ना। इसको स्मॉल वी से प्रदर्शित, स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। किसको? आपेक्षिक भार को। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन वी। और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आयतन का मीटर क्यूब। न्यूटन प्रति मीटर क्यूब उसका मात्रक हो गया आपेक्षिक भार का। मतलब किसी तरल का आपेक्षिक भार उसके भार तथा आयतन के अनुपात को आपेक्षिक भार कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक भार तथा घनत्व में संबंध। आपेक्षिक भार तथा घनत्व में, आपेक्षिक भार में हमने अभी बताया था स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन बी, जबकि हमें पता है कि कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू होता है एम जी, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और एम अपॉन बी हमारा होता है रो मतलब घनत्व होता है। तो इसको कैपिटल डब्ल्यू इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू रो इंटू जी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखिएगा अच्छी तरह से। आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन। आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन क्या है? किसी तरल का आपेक्षिक आयतन उस तरल के आयतन तथा द्रव्यमान के अनुपात को कहते हैं, के मतलब कैपिटल वी अपॉन एम। कैपिटल वी क्या है? आयतन, और एम क्या है? द्रव्यमान। तो इसका मात्रक क्या हुआ? मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। और जबकि उसका घनत्व का क्या मात्रक होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका जस्ट उल्टा होता है, तो इसको स्मॉल वी इक्वल टू 1 अपॉन रो भी कह सकते हैं, क्योंकि घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका है मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम 1 अपॉन रो भी लिख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व आयतन को। आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है? किसी तरल का आपेक्षिक घनत्व
तरल के घनत्व तथा किसी मानक तरल में क्या आता है 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व के अनुपात को आपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व S = द्रव का घनत्व, जिस द्रव का घनत्व हम कर रहे हैं, अपॉन 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। ससंजन क्या है? तरल का वह गुण जिसके कारण एक ही तरल के अणु एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, यह ससंजन कहलाता है। जैसे पानी की एक बूंद इस गुण के कारण गोल आकार बना लेती है, मतलब एक जैसे अणु है पानी का, वो अपना आपस में आकर्षित होते हैं। और ससंजन क्या है, आसंजन क्या है कि इसमें 2 प्रकार के अणु, 2 भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन कहते हैं। जैसे पेंट, सरेस आदि आसंजन बल के कारण जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी में चिपक जाते हैं। ये क्या है? 2 भिन्न प्रकार के अणु हैं और वो आपस में चिपक रहे हैं, तो ये हमारा आसंजन कहलाएगा। और जब एक ही प्रकार के अणु हैं, एक जैसे पदार्थों के अणु हैं, तो वहाँ ससंजन बल के कारण आकर्षित होती हैं। श्यांतक है तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यांता कहलाता है। जैसे परतों, मतलब मैंने बताया था कि इसमें लेयर्स होती हैं और लेयर्स जो होती हैं वो आपस में विरोध करती हैं, और विरोध जिस गुण के कारण कर रही हैं उसको श्यांता कहती हैं। प्रवाह नहीं हो पा रहा है, श्यांता के कारण नहीं हो पा रहा है। निरपेक्ष या शुद्ध गतिक श्यांता, किसी तरल की श्यांता तथा उसके घनत्व के अनुपात को, मतलब किसी द्रव की श्यांता या तरल की श्यांता क्या है, μ/ρ = काइनेटिक विस्कोसिटी। किसी तरल की श्यांता तथा घनत्व के अनुपात को निरपेक्ष गतिक या शुद्ध गतिक श्यांता कहते हैं। मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। न्यूटन का श्यांता नियम, न्यूटन के श्यांता नियम के अनुसार किसी तरल की परत पर लगा कर्तन प्रतिबल उसकी कर्तन विकृति के दर के समानुपाती होता है। देखो न्यूटनी तरल हो गया कि नहीं हो गया? ये न्यूटनी तरल हुआ। न्यूटनी तरल में मैंने यही तो बोला था कि जो कर्तन प्रतिबल है वो कर्तन विकृति की दर के समानुपाती होता है। टाउ प्रोपोर्शनल टू du/dy। du/dy यहाँ पे क्या है? वेग प्रवणता या कर्तन विकृति की दर, ठीक है। टाउ क्या है यहाँ पे? कर्तन प्रतिबल। जब इसको यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर एक आपका स्थिरांक आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी म्यू, जिसको हम श्यांता गुणांक या श्यांता कहते हैं, ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ के द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। एक टेंडेंसी होती है द्रव में, जो क्या होती है कि ये कम से कम क्षेत्रफल, इसका जो स्वतंत्र पृष्ठ है, जो स्वतंत्र तल है इसका, वहाँ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है इसमें। तो जब प्रवृत्ति होती है कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की, तो वहाँ पर तनाव की स्थिति बनेगी, है ना। इसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। भाई द्रव की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रवृत्ति होती है कि जो इसका स्वतंत्र तल है वहाँ पर कम से कम क्षेत्रफल बने। जब कम से कम क्षेत्रफल बनने का कोई टेंडेंसी होगी तो वहाँ पर तनाव जरूर हो रहा होगा, तभी तो कम क्षेत्रफल बनेगा। और जब जहाँ पर तनाव हो रहा होगा तो वो उसका पृष्ठ तनाव कहलाएगा, ठीक है। इसको किससे? सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रा सिग्मा = फोर्स अपॉन लेंथ, इसका मात्रक बनता है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। K² तो लास्ट, और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ। यदि हम कांच की दोनों सिरों पर खुली किसी केस नली को जल में सीधे खड़ा करें तो केस नली जल में कुछ ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाती है। केस नली जितनी कम व्यास वाली होगी जल उतना ही ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। और इसी को यदि हम पारे में करें तो पारे में भीतर पारे का जो तल है वो बाहरी तल से अपेक्षाकृत नीचे चला जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? केशकत्व बोलते हैं, है ना, कैपिलैरिटी बोलते हैं। यही आपका आज का टॉपिक था। ये लेक्चर पूरा समाप्त हुआ। इसी के साथ ये पहला जो चैप्टर था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो समाप्त हुआ, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं निकाल के दूंगा आपके लिए। इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश वाले नोट्स में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बाकी आपके पास 1-2 दिन में बुक आ जाएंगी, तो बुक से भी और आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। और ये मेरा वेट भी नहीं करिएगा, समय कम है, आप अपने हिसाब से इसको तैयारी करने का प्रयत्न करिएगा।
मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, टॉपिक कोई छोड़ा नहीं जाएगा, इसकी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बट आप अपनी भी तैयारी साथ के साथ करते रहें, जितने टॉपिक आपके क्लियर होंगे उतना ही डिप्लोमा आपका क्रेज अच्छा होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।